नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती से रह रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल SST विथ बंटी में। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी अभी तुरंत कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों तक भी मेरा चैनल को शेयर करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह समझ सके कि एसएसटी क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, एसएसटी के बारे में जान रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे महाजन पद के बाद जो मगध साम्राज्य जो आया ऊपर, मगध साम्राज्य जो सबसे महान साम्राज्य था, उस साम्राज्य की स्थापना में उस साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक महाराज बिंबिसार, जो महाराज बिंबिसार थे जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, किस तरह से मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद अजात शत्रु आए, वो तो और कमाल कर दिए है ना, नए नए हथियार लेके आए। फिर उदयन आए, उन्होंने भी कमाल कर दिया। लेकिन उदयन के बाद जितने राजा आए वो तो असफल रहे, नाकाम निकले और जनता में क्रूरता फैलने के कारण उनका वंश खत्म हो गया। और वहीं से दोस्तों, वहीं से जन्म हुआ शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का जन्म हुआ। और दोस्तों, शिशुनाग वंश 413 बीसी से लेकर 395 बीसी तक चला, लगभग 10 साल। 10 साल तक शिशुनाग वंश के जो राजा थे, और चला ये लगभग 40 साल तक चला है, 28 10 38 40 साल तक इसका वंश चला है। लेकिन 10 साल जो राज किया वो महाराज शिशुनाग ने किया। शिशुनाग, यहां पे महाराज आप लिख सकते हैं, है ना, है? महाराज शिशुनाग वंश ने 413 बीसी से लेकर 395 बीसी तक यानी 10 साल तक राज किया। क्या आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे कि जो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे महाराज शिशुनाग, उन्होंने 413 बीसी से लेकर 395 बीसी यानी 10 साल तक राज किया। और उन्होंने अपने राज्य में और जो चीजें हर्यक वंश खो रही थी धीरे धीरे, उदयन के जाने के बाद जो भी 3 पुत्र राजा बने हर्यक वंश के, जो खो रहे थे, जो स्टेबिलिटी, जो उन्होंने अपना अपमान बनाया, जो अपमान बन गया, जो भी उनका इज्जत चली गई थी, वो हर्यक वंश ने मगध साम्राज्य में लाया। मगध साम्राज्य का नाम जो डूबता जा रहा था, उस डूबते नाव को शिशुनाग वंश ने पकड़ा और महाराज शिशुनाग ने उसे फिर से वही काम में लगा दिया और फिर से जीतना, उज्जैन को जीता, अवंती के राजा को हराकर महाराज शिशुनाग ने अवंती को राजा को हराकर अवंती को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों, पहले के समय में और अभी के समय में भी यही चीज होता है। हमें शुरू से ही हमारा इतिहास बताते आया है कि जिस राज्य को आप जीत सकते हैं, जिस राज्य को आप प्यार से मना सकते हैं, उसे मना लीजिए। 2 चीजें होती थी हमारे इतिहास में, शुरू से ही ये 2 चीजें होती आई है कि जिस राज्य को हमें जीतना है, जिस राज्य से हमारी दुश्मनी चल रही है, पहला काम तो ये करते थे कि उनसे मित्रता करने की कोशिश करते थे। उनके जो राजकुमारियां होती थी उनसे विवाह करने की कोशिश करते थे और उन्हें अपने में मिला लिया करते थे। लेकिन अगर वो प्रेम से वो राज्य नहीं मानता था तो उन पे आक्रमण करके उन्हें जीत लिया जाता था, अगर हम उनसे शक्तिशाली हुए तो। और यही चीज अभी भी राजनीतिक में होता है कि हमें जिस राज्य से दुश्मनी है, हमें जिस राज्य को जीतना है, हम पहले उसे प्यार करते हैं, उनसे मतलब प्रेम से मिलने का कोशिश करते हैं, उसे मिलाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती है। यह भी राजनीतिक में होते आता है। ये शुरू से हमें इतिहास ने बता दिया है। तो इसीलिए तो इतिहास जरूरी है। अभी के समय में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो इतिहास को अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि इतिहास में भी मंदिर ही बनाया जाता था ज्यादा से ज्यादा, इतिहास में भी धर्म को ही आगे लेके जाया जाता था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी धर्म के सहारे और इतिहास के सहारे आज इतना राज कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को भगवान का प्रेम चाहिए, जनता को मंदिर चाहिए, जनता को एजुकेशन और हेल्थ से थोड़ी मतलब है। आप नहीं जानते हैं अभी? अरे प्रधानमंत्री तो अवतारी है, देवता है। वो जानते हैं कि इतिहास से जो चलते आया है महाराजों वाला, वही मुझे चलाना है। जनता को बस मंदिर चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, हेल्थ एजुकेशन मायने नहीं रखता। अगर अभी इस देश में हेल्थ एजुकेशन मायने रखता तो क्या सोनम वांगचुक का साथ हम नहीं देते?
देते कि नहीं, आप ही बताइए। सोनम वांगचुक जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसमें पूरा भारत जुड़ गया था। लेकिन अभी आप सोच के देखिए, सोनम वांगचुक अकेले हैं, अकेले भूख हड़ताल पे बैठे हैं सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के खिलाफ, लेकिन कोई साथ देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि नीट एग्जाम लीक हुआ था, उससे ये बात शुरू हुई, और नीट एग्जाम में जो बच्चे थे वही कम से कम अगर पहुंच जाए साथ देने के लिए तो काफी होगा, लेकिन नहीं पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि अब ये डर फैल चुका है। सब माता पिता अपने बच्चे को पीछे खींच लेते कि नहीं, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा दोस्तों, एक साफ बात मैं अभी आपको बता देता हूं, याद रखिएगा, अगर आज सोनम वांगचुक हार गए तो फिर भारत का एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा, भारत का सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ये लोग इसी तरह राज करते चले जाएंगे। चलिए हम अपने बात पे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री भी इतिहास पे देखकर ही सीखे हैं कि कैसे मंदिर और धर्म को चलाकर महाराजा आगे बढ़ते थे और सबको जीता करते थे। ठीक है, तो जो महाराज शिशुनाग थे, उन्होंने अवंती को मिला लिया, है ना, उज्जैन को भी जीत लिया, पाटलिपुत्र राजधानी को भी पूरा बढ़ोतरी किया, नदियों के सहारे व्यापार करना, खेती, फसल, धन, संपदा सब कुछ फिर से उगने लगा, बढ़ने लगा। मगध साम्राज्य फिर से ऊंची चोटी पर पहुंच गया, जहां पे उसे हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन ने पहुंचाया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर वंश का मतलब पतन होता है, या हर राजा का दिन आता है। तो षड्यंत्रों के द्वारा शिशुनाग को हटाकर जो अगले राजा बने, वो बने महाराज कालाशोक। शिशुनाग वंश से ही रिलेटेड, मैं यहां शिशुनाग वंश की ही बात कर रहा हूं। तो शिशुनाग वंश के महाराज कालाशोक, ये 395 बीसी से लेकर 367 बीसी तक राजा रहे, लगभग 28 वर्ष तक। सोचिए, 28 वर्ष तक राजा रहने वाले महाराज कालाशोक ने जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना धन संपदा, एक से एक लड़ाई, पूरा सेना बल बढ़ा लेना, सेना बल तो इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा सेना बल होने पर हजारों तादाद पे घोड़ सवार, पैदल सैनिक, हाथी सवार, है ना, तीर वाले बहुत सारे, और उस सहारे वो पूरा साम्राज्य को जीतते चले गए, अगल बगल के सभी साम्राज्यों को जीतते चले गए। और महाराज कालाशोक ने एक और मेन काम किया। महाराज कालाशोक ने एक सबसे अहम काम यह किया कि जो उदयन ने जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, वो पाटलिपुत्र राजधानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। महाराज कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को, जो कि हमारा मगध का राजधानी था, उसको फिर से जगाया, फिर को उसको अपने धन संपदा से जोड़ा और उस राजधानी को फिर से जिंदा किया, और राजधानी फिर से उन्नति करने लगी, और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र फिर से उन्नति के रास्ते पर पकड़ लिए। कालाशोक ने किया, जो कि उदयन ने किया था, उसके बाद कोई नहीं कर पाया था, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन महाराज कालाशोक ने करके दिखाया अपने 28 साल के कार्य करते, अपने 28 साल के महाराजा वाले जिंदगी में, है कि नहीं। और फिर दोस्तों कहते हैं कि हर चीज एक जैसा नहीं रहता है ना, हर वंश का अंत होना तय है, हर वंश का अंत होना तय है। तो उसी तरह से जब महाराज कालाशोक का समय खत्म हुआ, तो और देखिए इन लोगों ने क्या किया, उज्जैन को भी जीता। महाराज कालाशोक ने एक चीज और क्या किया, द्वितीय बौद्ध संगति कराई। महाराज कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति क्यों करवाई थी? द्वितीय बौद्ध संगति के वो अध्यक्ष भी थे। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी महाराज कालाशोक के समय में हुई थी, और महाराज कालाशोक जो शिशुनाग वंश के स्थापक थे, शिशुनाग वंश से रिलेटेड थे, वो वंश जो नागवंश है ना, शिशुनाग वंश के ही महाराज कालाशोक ने बौद्ध धर्म का जो है ये क्या बोलते द्वितीय बौद्ध संगति करवाई। द्वितीय बौद्ध संगति महाराज कालाशोक ने करवाई, और उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति इसलिए करवाई, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन आता भी एग्जाम में कि महाराज कालाशोक ही द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाराज कालाशोक, आपको हमेशा याद रहेगा। तो महाराज कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति की स्थापना इसलिए की क्योंकि बौद्ध धर्म में क्रूरता फैल रही थी, दो तरह के विचार बन रहे थे, उसी विचार को एक करने के लिए ये संगति करवाई गई ताकि विचार एक हो सके। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार मन में विचार फूट गया तो फूट गया, अलग विचार बढ़ता ही चला गया था आगे जाकर। ठीक है, और उसके बाद उनके 10 पुत्र लगातार राजा बने। कालाशोक के बाद 10 पुत्र लगातार बनते गए राजा, लेकिन नाकामयाबी में कोई ऐसा नहीं था जो कामयाब हुआ इन दोनों बाप बेटों की तरह।
अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने परदादाजी की तरह इन 10 में से कोई नहीं कर पाया। सत्ता की लालच, कान भराई में पड़ जाना, तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, जनता में क्रूरता फैलाना, जनता का दिल हार जाना, और यही इन लोग का सबसे बड़ा मेन नीति था। अभी आप देखते होंगे जहां पर राहुल गांधी प्रयास करने पर भी राजा नहीं बन पा रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो इतनी आसानी से नहीं बैठे हुए। आपको लगता है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों जीत रहे हैं? कारण मैं बताऊं, प्रधान नरेंद्र मोदी इतिहास को समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि राजा महाराजा जनता को क्या देते थे जिससे जनता उन्हें प्रेम करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते थे। आप देख लीजिए, कालासो को देख लीजिए, बिंबिसार को देख लीजिए, अजात शत्रु को देख लीजिए, क्या करते थे? राजा महाराजा धर्म को बढ़ाते थे, मंदिर बना के दे देते थे, और मंदिर बना के देते थे। जनता को क्या चाहिए था? मंदिर चाहिए था, भगवान का प्रेम चाहिए था, बस। उन्हें एजुकेशन और हेल्थ से कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है सो महाराज देख लेंगे। वही चीज नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, मंदिर और धर्म को लेकर ज्यादा चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये बात नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि मैं एजुकेशन का बात करूंगा, हेल्थ का बात करूंगा, भारत की इकोनॉमिक्स पे बोलूंगा तो लोग ताली बजाएंगे। नहीं, ये वो देश है जहां पे लोग ताली किस बात पे बजा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है। भारत ही वह देश है जिसे यह कहा जाता है कि भारत वह देश है जहां पे किस बात पे ताली बजाई जा रही है किसी को पता ही नहीं है। 10 लोगों ने ताली बजा दिया तो हम भी बजा देंगे, यही होता है सभा में। और राहुल गांधी को यह बात नहीं पता चली, इसीलिए वो अभी तक राजा नहीं बन पाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 10 लगातार पुत्र ये तो नाकामयाब है। उसके अंतिम शासक जो कि थे महानंदी, अंतिम शासक महानंदी भी ठीक से चल नहीं पाए। और फिर महापद्मानंद, राजा महापद्मानंद ने इन्हें हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। किसको हरा दिया? किसको हरा दिया भाई? नागवंश के राजा महानंदी को हरा दिया। और क्या बना दिया? नंद वंश की स्थापना करते। किसकी? नंद वंश की स्थापना। और महाराज महापद्मानंद ने जो नंदी वंश को हराकर नंद वंश की स्थापना की। किसकी? नंद वंश की, जो कि आपका 320 से लेकर 300, देखिए इसका 354 से 320 बीसी तक चला ये लगभग। और फिर ये 320 बीसी तक चला है ना, 320 से 320 तक नहीं चला, ये लगभग 328 तक 354 से 328 बीसी तक चला नंदवंश। और नंदवंश की स्थापना किसी की? महाराज महापद्मानंद ने। महाराज महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना करने के बाद अपना कार्यभार संभाला, और जो चीज फिर से मगध साम्राज्य का पतन होने ही वाला था उसको बचा लिया, और फिर से साम्राज्य फैलाना चालू किया। वही धन संपदा, वही लड़ाई, वही जीत, हर बार की जीत, उतनी बड़ी सेना। मगध साम्राज्य, आप एक चीज समझ लीजिए कि जिस तरह से अभी भारत हमारा है, भारत पड़ा हुआ है, उसमें अलग अलग पार्टी के लोग हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी तरह तरह के पार्टी के लोग हैं। ये लोग एक वंश का, मतलब जिस तरह से अभी एक पार्टी गिर जाती है अगला पार्टी सत्ता में आ जाती है, और उसके सामने पूरा भारत का खजाना रखा हुआ है कि वो भारत को आगे बढ़ाए, कि भारत को लूटे, उसके हाथ में। उसी तरह से उस समय भी होता था कि एक से एक वंश सत्ता में आते थे, जाते थे, और पूरा मगध साम्राज्य पड़ा हुआ है आपके सामने। एक साम्राज्य की बात हो रही है, पूरे भारतवर्ष की नहीं। मगध साम्राज्य आपके सामने पड़ा हुआ है, पूरा आप जितना फैला सकते हैं फैलाइए, जितना जीत सकते हैं जीते, क्योंकि उस साम्राज्य की सेना पूरी आपकी है जिसके हाथ में सत्ता है। अभी भी जिसके हाथ में सत्ता है उसी के हाथ में सेना है कि नहीं? तो उसी तरह से महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की, और फिर उन्होंने सब कुछ बढ़ाते चले गए, और धीरे 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 करके पूरा मगध साम्राज्य का नाम एकदम प्रचलित कर दिया। हर लोग मगध साम्राज्य से अब डरने लगे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी राजा, अंत तो सबका होता है एक दिन। तो उसके बाद महापद्मानंद के बाद महाधनानंद, महाराज धनानंद बने राजा। कौन? महाराज धनानंद, पद्मानंद के पुत्र धनानंद। पद्मानंद के पुत्र कौन? धनानंद। किस वंश से? नंद वंश से, कभी नहीं भूलिएगा। तो धनानंद जो थे वो 329 बीसी से 321 बीसी तक राज किए। धनानंद कितना? 329 बीसी से 321 बीसी तक राज करने वाले धनानंद जो थे, इन्हीं के दरबार में था चाणक्य नाम का वो षड्यंत्री, वो चालाक, वो अर्थशास्त्री,
चाणक्य वो अर्थशास्त्री, वो चालाक आदमी जो कि लोमड़ी की चाल चलना जानता था। जब तक चाणक्य था तब तक नंद वंश को ताकत था। नंद वंश के पास एक, मतलब बोलते हैं ना, नंद, जैसे अकबर के पास बीरबल था ना, जैसे अकबर के पास बीरबल था, और अकबर के पास बीरबल और तेनाली रामा, आपने सुना होगा तेनाली महाराज, महाराज विजयनगर साम्राज्य, महाराज क्या नाम था विजयनगर साम्राज्य के महाराज का, अगर हम याद करें तो महाराज कृष्णदेव राय। जिस तरह से अकबर के पास बीरबल था, महाराज कृष्णदेव राय के पास तेनाली रामा था, उसी तरह से धनानंद के पास चाणक्य थे। धनानंद के पास कौन थे? चाणक्य थे। धनानंद हर नीति में उसे आगे बढ़ाते थे। धनानंद को बताते थे कि ये जो मगध साम्राज्य का विशाल सेना है, कैसे इसका इस्तेमाल करके तुम धन संपदा बढ़ा सकते हो मगध साम्राज्य की। धनानंद ने बहुत सारा धन जमा तो कर लिया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, बहुत बड़ी सेना बना ली, सब कुछ जीत रहा था, लेकिन जनता का प्यार धीरे धीरे खो रहा था। और धनानंद ने एक सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में कर दी। धनानंद ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया। धनानंद के अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने चाणक्य का ही अपमान कर दिया, और उसके बाद चाणक्य ने ठान लिया कि मैं नंद वंश का अंत कर दूंगा। नंद वंश अब बचेगा ही नहीं, नंद वंश का अंत अब मैं करूंगा, मैं चाणक्य। और उन्होंने अपने चेले, या फिर ये कहें कि अपने छात्र है ना, अपने छात्र चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को लड़ा। कहते हैं दोस्तों, जीवन में दो जन्म होता है, हमारे जीवन में दो जन्म होता है। एक जन्म जो हमारे माता पिता देते हैं, एक जन्म जो हमारे माता पिता देते हैं, और दूसरा जन्म जो हमारे गुरु देते हैं। हमारे गुरु हमारे संवेदना को जगाते हैं, हमारे गुरु हमारे लक्ष्य बताते हैं, हमारे गुरु हमें संयम बनाना सिखाते हैं हमारे इंद्रियों पर। यह हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता और दूसरा जन्म हमें गुरु देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य ने बनाया उस लायक कि वो अंत कर सके नंद वंश का, क्योंकि चाणक्य ने ठान लिया था कि मैं नंद वंश का अंत कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे धनानंद के बाद जो राजा बनते चले गए, उन्हें चाणक्य ने भड़काना चालू किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई घर हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई घर को बर्बाद करना हो, किसी समाज को बर्बाद करना हो, या किसी गांव को बर्बाद करना हो, या फिर किसी देश को बर्बाद करना हो, उस देश का, उस राज्य का, उस घर का युवा को बर्बाद कर दीजिए, सब कुछ अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और यही बात पश्चिम वाले समझ गए। पश्चिम वालों को पता था कि भारत के पास विवेक है, भारत के पास विवेक को जिंदा करने वाला ज्ञान है, संत है, मुनि है, लेकिन अगर भारत देश को बर्बाद करना है तो हमें भारत देश की युवा को, पीढ़ी को बर्बाद करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने पोर्न का स्टार्ट किया। इसीलिए पश्चिम वालों ने, मैं समझ सकता हूं कि मैं पढ़ाते वक्त क्या बोल रहा हूं, लेकिन आप समझिए बात को। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में सेक्स एजुकेशन नहीं होगा ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और पश्चिम ने ये देखा कि भारत के पास तो विवेक जिंदा करने का क्षमता है, इसीलिए उन्होंने पोर्न बनाना शुरू किया और भारत को दिखाना शुरू किया, भारत के युवा को, ताकि भारत का युवा का दिमाग खत्म हो जाए, ये जो जिंदा दिमाग है ये मर जाए और भारत खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। यही शुरुआत उन्होंने किया। अभी अगर आप भारत में किसी सभा में बैठे हैं और आप कहते हैं कि कितने लोग हैं जो यहाँ पर सेक्स देखते हैं, या सेक्स की बात कर दीजिए किसी सभा में, सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, भगा देंगे आपको मार के कि क्या बोल रहा है ये। लेकिन याद रखिए, पूरा विश्व का रिपोर्ट यही कहता है कि हर साल सबसे ज्यादा पोर्न, सबसे ज्यादा सेक्स की वीडियो इंडिया में ही देखा जाता है। अब आप सोचिए कैसे ये भारत आगे बढ़ेगा। भारत का युवा तो पोर्न में डूबा हुआ है, उसको पश्चिम वाले बना बना के दिखा रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो कैसे वो अपना विवेक को जिंदा कर पाएंगे जो प्राचीन भारत हमें दिया था। प्राचीन भारत में हमें बताया था कि कैसे विवेक को जिंदा किया जाता है, और पश्चिम वाले समझ गए कि भारत देश के पास वो विवेक है। हमें इस युवा को बर्बाद कर देंगे, इस युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे तो भारत को बर्बाद कर देंगे। और वही होता था इतिहास में भी। इतिहास में भी चाणक्य ने, जब धनानंद की मृत्यु हो गई, जब धनानंद के बाद नंदवंश के जो अगले संस्थापक लगभग 10 पुत्र थे, 8 से 10 पुत्र थे जो बनते गए, लेकिन उनको चाणक्य ने भड़का कर, कान भर भर कर जनता के खिलाफ कर दिया, धन लुटवाना सिखा दिया है ना, एक दूसरे के खिलाफ बनाना सिखा दिया, और इसी तरह से नंदवंश का अंत हो गया। अंत होने से पहले उसमें उसका जो चेला था वह चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अकेले, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का खात्मा कर दिया, नंदवंश को हरा दिया और नंदवंश पे विजय पा लिया। और फिर
शुरू होता है मगध साम्राज्य का अंत और मौर्य साम्राज्य का उत्पत्ति। यहीं से शुरू होता। देखिए नंदवंश, चाणक्य ने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि मैं नंदवंश का स्थापना खत्म कर दूंगा। चाणक्य ने सोचा कि मैं मगध साम्राज्य को ही मिटा दूंगा, मैं एक अपना साम्राज्य बनवा के दिखाऊंगा, है ना। और नंद वंश को समाप्त करके कहते हैं ना कि मगध साम्राज्य की यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, साम्राज्य तो साम्राज्य है, नाम बदला दिया चाणक्य ने। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंद वंश को खत्म कर दिया, नंद वंश को हराकर और अपनी राज सत्ता लाई, मौर्य सत्ता, तब बना मौर्य साम्राज्य। और मगध साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य की ओर हम जा रहे हैं। अब अगले चैप्टर में दोस्तों हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने देखा कि जब अभी तक जब हम महाजनपद और मगध साम्राज्य को पढ़ रहे थे, हम दोनों पार्ट में जब मगध साम्राज्य और महाजनपद के हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें हो रही थी। हमने देखा मगध साम्राज्य और महाजनपद को पढ़ते हुए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें हो रही है। तो मैं एक वीडियो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही बनाऊंगा और जैन धर्म बौद्ध धर्म को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको जरूर काम आएगा। और उसी से फिर आगे हमें समझना है पूरा इतिहास, कैसे मगध साम्राज्य का अंत जब हो गया तो मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई और मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हुआ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर मेरे दोस्त या और भी लोग कहते हैं कि तुम शॉर्ट वीडियो क्यों बनाता है ना। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि मैं इसी कारण से शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, है कि नहीं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि तुम बहुत छोटा वीडियो क्यों डाल रहा है, ज्यादा लंबा वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि मैं अभी छोटा क्रिएटर हूं यूट्यूब में। पढ़ाई का एजुकेशन तो अभी के एजुकेशन सिस्टम तो कहां से कहां चला गया, अब मैं तो कितना पुराना चीज से चालू कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं लोग मेरा वीडियो देखते ही बोर हो जाएंगे, 1-2 घंटा का तो देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट का वीडियो डाल रहा हूं, ताकि लोग मेरे वीडियो पूरा देखें। क्योंकि जो मेरा वीडियो पूरा देख लेगा उसका दिमाग जिंदा हो जाएगा, ये याद रखिएगा, एसएसटी को समझ जाएगा, जो चैप्टर उठा लिया वो कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वाह 22